हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू जीए विद शीतल मैम। फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज का वीडियो बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज मैंने यहाँ पर एक बड़ी चीज़ जो है स्टूडेंट्स के माइंड में जो डाउट होते हैं कि पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें, हम डिफरेंट सेक्शन में जंप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हम अलग अलग बीच बीच में जाके दूसरे सेक्शंस को देख सकते हैं कि नहीं, सेफ अटेम्प्ट्स कितने होंगे, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है जिनको हम थोड़ा छोड़कर बाकी टॉपिक्स को पहले करें और इनको बाद में करें, और सेक्शनल कट ऑफ है कि नहीं, ओवरऑल कट ऑफ है कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू अटेम्प्ट सेक्शंस इन ईपीएफओ एसएसए, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। अब देखो, ये भी क्या होता है, ये भी आपका प्योरली प्रोविजनल होता है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रीजनिंग बहुत अच्छा होता है ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जिनका इंग्लिश अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा स्कोर करते हैं। जर्नल अवेयरनेस, कंप्यूटर, क्वांट मैंने सबसे लास्ट में क्यों डाला है, इसलिए डाला है कि क्वांट के अंदर ना जर्नली हमें ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसके अंदर हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो हमारे दिमाग में ये ना हो, अगर मान लो मैं सबसे पहले क्वांट लेके बैठ गई और मान लो क्वांट आ गया डिफ़िकल्ट, तो सबसे पहली चीज़, जंप कर सकते हैं कि नहीं, जंप बिटवीन द सेक्शंस नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा ईपीएफओ स्टेनो के पेपर में देखा गया था कि जंप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग जंप कर सकते हो तो आप फिर तो आप फ्री हो, कुछ भी उठा के कभी भी कर लो, है ना, तब तो आप फ्री हो। लेकिन अगर सपोज करो, हम ये भी पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि अगर आप यहाँ पर जंप नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे, तो क्वांट को लास्ट में करना, ताकि इससे पहले अगर क्वांट में डिफिकल्ट आ गया, क्वांट तुम्हारा बहुत कैलकुलेशन लेंदी जा रहा है, तो बाकियों का तो पहले तुम अटेम्प्ट कर चुके होंगे, तो वो टेंशन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले अगर आपका रीजनिंग, आपका यहाँ पर क्या है, स्ट्रेंथ है। बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं आता, इंग्लिश उनका स्ट्रेंथ नहीं है। तो अगर आपका रीजनिंग स्ट्रेंथ है तो पहले रीजनिंग करो, अदरवाइज पहले इंग्लिश करो। जिनका इंग्लिश स्ट्रेंथ है वो पहले इंग्लिश करेंगे, और जिनका रीजनिंग स्ट्रेंथ है तो वो पहले क्या करें, रीजनिंग करें। ठीक है, अगर यहाँ पर जंप अलाउड नहीं होगा तो जब आपका पूरा रीजनिंग का पेपर खत्म करके ही आप आगे बढ़ पाओगे। फिर बात आती है जर्नल अवेयरनेस की। जर्नल अवेयरनेस यहाँ पर इसको तीसरे नंबर पे क्यों डाला गया है, ठीक है, या तो आपका इंग्लिश रीजनिंग पहले या दूसरे पे रहेंगे, या तो ये पहले पे होगा या दूसरे पे होगा, ये पहले पे है तो ये दूसरे पे होगा। जर्नल अवेयरनेस तीसरे पे रखना। जर्नल अवेयरनेस तीसरे पे क्यों, क्योंकि बहुत ही आसानी से यहाँ पर तुम लोग जो है अपना टाइम सेव कर सकते हो। आता है तो टिक मार्क करो, नहीं आता है तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर यहाँ पर 4th नंबर पर, क्योंकि इसमें भी सेम होने वाला है, इसमें भी आप लोग टाइम सेव कर सकते हो। 10 क्वेश्चन हैं, आते हैं तो जल्दी से करो, नहीं आते हैं तो आगे बढ़ो, जितना आता है उतना कर दो इधर। फिर बात करती हूँ अगर मैं क्वांट की, देखो फिर ये कह रही हूँ कि जहाँ तुम्हें लगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को ना कन्फ्यूजन में मत रखना कि अरे आता है नहीं आता है, अरे इसको बाद में देख लूँ क्या, थोड़ा सा और इसके बारे में सोच लूँ क्या, नहीं। इस वक्त पर तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे अटेम्प्ट्स होने चाहिए, सूझबूझ के साथ में काम करना है। और सबसे आखिरी में अगर क्वांट करोगे आप लोग तो कैलकुलेशन भी आएगा, तो आप आसानी से उसको कर सकते हो। एटलीस्ट आपको ये तो नहीं रहेगा कि मेरे बाकी सब्जेक्ट्स रिमेनिंग है और क्वांट इतना टाइम ले रहा है। अब कुछ एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होता है। अब ये भी क्या है, ये भी डिफर करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट। कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अगर मान लो पजल्स, जनरली जब डिफिकल्ट करना होता है ना, तो ये पजल्स को क्या बना देते हैं, यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट दे देते हैं, या जो डीआई है उसको थोड़ा डिफिकल्ट दे देते हैं। और स्टैनो के अंदर ये देखने को मिला था कि ना बड़े ही ना पजल्ड वे में दिए हुए थे इन्होंने, कोई आगे कोई पीछे, इस टाइप के बड़े ही पजल्ड वे में आगे पीछे चीज़ें कई बार दे देते हैं। तो डिफिकल्टी लेवल देखा था, लेकिन किसी किसी का इजी भी आया हुआ था। जब अगर आपको लग रहा है कि पजल्स ईजी हैं तो इनको पहले करो, लेकिन आपने पजल्स बनाने बैठे, आपको 1 मिनट के अंदर अंदर, 1 मिनट से कम में भी पता लग जाता है कि नहीं बन पा रहा है, या थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है। बहुत सारे लोग और बहुत सारे रिलेशन बना रखे हैं पजल के अंदर। सिटिंग अरेंजमेंट है, उसके अंदर भी क्या आता है, सिटिंग अरेंजमेंट में भी कभी कभार दिक्कत आ जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। आपको लग रहा है कई लोगों को इधर उधर बिठाना है, उनके कलर के हिसाब से बिठाना है, उनकी
कि एक ट्रेन है उसके हिसाब से करना है, तो इसमें मतलब ज़्यादा चीज़ें हैं तो ज़्यादा टाइम जाएगा, तो उसको आप बाद में देखना। अगर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कई बार स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चंस रीजनिंग में जो दे देता है तो काफ़ी बड़े बड़े दे देता है, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। जहाँ लगे कंफ्यूजिंग हो रहा है छोड़ के आगे बढ़ो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में अक्सर बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं। मेंसुरेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी कई बार बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन देखने लगते हैं, उस क्वेश्चन का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में ढूंढते हैं कहाँ है आंसर, फिर नहीं मिलता है दोबारा से पूरा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आरसी जो है वो पूरा पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं। उससे अच्छा है एक बार फटाफट से एक ब्रीफ रीडिंग कर लेना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, देन उसके क्वेश्चन करना, फिर क्वेश्चन को देख के दोबारा से एक बार उसमें गो थ्रू होके आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 40 मिनट से ज़्यादा आपको 40 सेकंड से ज़्यादा, 40 सेकंड और मैक्सिमम भी मैं बोल रही हूँ 1 मिनट, 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, आपको सिर्फ 40 सेकंड्स यहाँ पर टाइम जो है एक क्वेश्चन को देना है। नहीं लग रहा है आगे बढ़ो, आपके पास में और भी क्वेश्चन है, किसी सिंगल क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब यहाँ पर ईपीएफओ स्टेनो के अंदर जंप नहीं करने दिया था एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में, अपनी मर्जी के हिसाब से आप बार बार अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे, तो हो सकता है कि इस बार भी इसमें ईपीएफओ एसएसए में भी ये देखने को मिले। फोकस ऑन अटेम्प्टिंग इजी क्वेश्चन फर्स्ट, कोशिश करिए कि आप सबसे पहले आसान क्वेश्चंस को करें, फिर आए आप यहाँ पर मॉडरेट और डिफ़िकल्टी क्वेश्चन के। वो इतना आप लोग जानते हैं, इतना आपने प्रैक्टिस किया है, पढ़ा हुआ है कि आपको पता लग जाता है कि कौन सा इजी है, कौन सा यहाँ पर डिफ़िकल्ट है। फिर कभी भी अगर आपको लगता है बीच में कि एग्ज़ाम जो है ये डिफ़िकल्ट है, यानी कि ज़्यादा क्वेश्चन मैं कर नहीं पा रहा हूँ या क्वेश्चंस करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो स्ट्रेस आउट मत करना। ये मत सोचना कि अरे मैम ने बोला था कि सेक्शनल कट ऑफ है, इतने क्वेश्चन करने हैं, ये नहीं किए, ये मत सोचना। ये सोचना बस कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट जैसे ही आए आपके सामने और आपको लगे एग्जाम डिफिकल्ट आया, तो आपको एक ही चीज़ सोचनी है कि सभी के लिए डिफिकल्ट है, मेरे अकेले के लिए नहीं है, और कट ऑफ उसी हिसाब से निकलेगी, मेरे अकेले के हिसाब से नहीं निकलेगी। एक्सपेक्ट द एग्जाम लेवल टू बी मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ये मॉडरेट से डिफिकल्ट के लेवल में आप इसको यहाँ पर रख के चल सकते हो कि मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच में आएगा। जहाँ तक मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो शायद ना आए, लेकिन हाँ मॉडरेट लेवल का आएगा, और मैं तो चाहती हूँ इजी टू मॉडरेट लेवल में आए, बट हाँ कोशिश फिर भी यही करना कि अगर मॉडरेट टू डिफिकल्ट में भी आ जाता है तो आप पहले से मेंटली प्रिपेयर होके जाओ, ताकि वहाँ आपको ना बहुत धक्का टाइप ना लगे या बहुत ज़्यादा आपको एकदम से मतलब आपको बुरा फील ना हो। तो ये सोच के जाओ पेपर डिफिकल्ट आने वाला है, ठीक है, और उसी हिसाब से जो आपसे बन पड़े वो आपको बेस्ट करके आना है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का, किसी भी चीज़ का। डू नॉट अट्रैक्ट नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग मत करना। अब तुम लोग अगर 10 क्वेश्चन भी गलत करके आते हो तो तुम्हें पता है तुम्हारे स्कोर पर कितना असर पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन जो आपका रॉन्ग होगा उसके लिए आपका 1 मार्क डिडक्ट किया जाएगा आपके करेक्ट स्कोर के अंदर, आपके स्कोर से 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो 10 क्वेश्चन गलत मतलब 10 मार्क्स गए। अगर तुमने 15 क्वेश्चन गलत कर दिए मतलब 15 मार्क्स गए, और 15 और 10 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जब मेरिट लिस्ट बनता है तब एक एक मार्क्स की बड़ी अहमियत होती है। तो अपना स्ट्रैटेजी ये अपनाओ कि पेपर डिफ़िकल्ट आए तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट या मॉडरेट के केस में, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट अगर पेपर आ रहा है, आपको टफ लग रहा है, तो एक बात गांठ बांध लो, नेगेटिव मार्किंग 0 होनी चाहिए आपकी। नेगेटिव मार्किंग करनी ही नहीं है, सेफ खेलना है, ठीक है। बात करते हैं अटेम्प्ट्स की। देखो अगर यहाँ पर आपका इजी टू मॉडरेट आता है तो आप इससे ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आता है, अगर आपका एग्जाम आता है मॉडरेट, चलो मैं बीच का मान के चलती हूँ, मॉडरेट आता है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट भी आता है, तो आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट देगा 10, और आपके 20 क्वेश्चन आपको नॉर्मल मिलेंगे, ठीक है, मॉडरेट लेवल के मिलेंगे। इंग्लिश में 50 में से 35 करने की कोशिश करना, 30 to 35, डिपेंडिंग कि आपका कैसा प्रिपरेशन है। इंग्लिश आपका अगर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग 35 से 40 वो लोग कर पाएंगे जिनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, और जिन्होंने अगर वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आया है। तो क्वांट जो है कोशिश करना 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आप सही से करके आओ। जर्नल अवेयरनेस में यही आपका 19 से 20 का ट्राई करना कि 30 में से 19 से 20 क्वेश्चन आप लोग ज़रूर करके आओ अगर आपको आते हैं तो। अगर किसी को नहीं आते हैं और वो कह रहा है कि मैम 16-17 ही हो पाए हैं, कोई बात नहीं, 16-17 कर लो। अगर एग्ज़ाम का लेवल डिफ़िकल्ट है, 16
16-17 आते हैं तो 16-17 कर लो, नेगेटिव मार्किंग मत करना अगर डिफिकल्ट आया है तो। तुम्हें देख के लग रहा है डिफिकल्ट है, बहुत ही अजीब से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 16-17 तक भी चलेगा। फिर बात करते हैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड की। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन है, तो कम से कम कोशिश करना कि आप लोग 6 से 7 क्वेश्चन तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आओ यहाँ पर, है ना। फिर अगेन सेम चीज़ अप्लाई होती है, अगर डिफिकल्ट है 5 ही हो पा रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डिफिकल्ट नहीं है तो कोशिश करना 6 से 7 तो आप कम से कम करके ही आओ। इससे ज़्यादा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रहे नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं करनी है। टोटल क्वेश्चन आपके हैं 150, तो कोशिश करना ये सब मिला के आपके 100 क्वेश्चन एटलीस्ट आप एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करके आओ। अब ये 150 क्वेश्चन के अगेंस्ट आपको यहाँ पर 4 नंबर मिलते हैं, है ना, तो ये 600 का स्कोर बनता है, टोटल स्कोर बनता है 600 का। 600 में से अब देखो वैसे तो 100 करके आओगे तो आप कहोगे मैम इंटू 4 करके 400 बनने चाहिए। 10 मार्क्स मैं लगा के चल रही हूँ, तुम फिर भी किसी ना किसी क्वेश्चन में तुम्हारा दिक्कत आ जाए तो 10 क्वेश्चन से ज़्यादा तुम्हारे गलत ना हो, तो ये 10 मार्क्स मैंने उस चीज़ के यहाँ पर आपके काट लिए हैं, ठीक है, कि यहाँ पर आपके मैं 5 क्वेश्चन मान के चल रही हूँ कि 5 क्वेश्चन मान लीजिए आपने नहीं किए हैं और 10 नंबर आपके कट गए हैं या 5 नंबर आपके कट गए हैं, तो उस हिसाब से 380 से 390 के बीच में स्कोर जो है ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मॉडरेट आपका पेपर आ रहा है, डिफिकल्ट आ रहा है तो इससे नीचे जा सकता है, ईजी आ रहा है तो इससे ऊपर करना है आपको, ठीक है, 450 से ऊपर जाना है, अगर ईजी आ रहा है तो 450-500 तक ले जाना, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछेंगे मैम नॉर्मलाइजेशन है, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन है। सेक्शनल कट ऑफ है क्या मैम, बिल्कुल है, सेक्शनल कट ऑफ भी है आपकी और ओवरऑल कट ऑफ भी है, बट बता नहीं रखी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको हर एक सेक्शन पर ध्यान देना है, किसी भी सेक्शन को लाइटली नहीं लेना है कि उसके अंदर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, और नॉर्मलाइजेशन होगा, किसी का अगर टफ आता है तो उसको बैलेंस कर दिया जाएगा, उसके मार्क्स को बैलेंस कर दिया जाएगा, उसके डिफिकल्टी, और किसी का ईजी आ रहा है तो उसका भी यहाँ पर उस हिसाब से बैलेंस कर दिया जाएगा, तो वो स्ट्रेस नहीं है। ऑल द बेस्ट गाइज, अच्छा परफॉर्म करना। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई परेशानी आती है तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल शीतल शर्मा मैम जो है वहाँ पर आप लोग लिख देना कि मैम ये परेशानी आ रही है। यहाँ पर 40 के सब्सक्राइबर्स हैं, इधर आप मेरे साथ में जुड़ जाना। और ऑलीवुड पर फ्रीडम फेस्ट सेल चल रहा है, शीतल कोड अप्लाई करें टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। शीतल कोड यूज़ करने पर हमेशा ऑलीवुड पर आपको कोई भी कोर्स है, मेरा कोई भी पेड बैच आप ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको जो है वो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।